हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दर्पण और उससे संबंधित बिंदुएं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। और इसके अगले कड़ी में बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे प्रतिबिंब क्या है, इमेज। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब मतलब इमेज क्या है। जब हम किसी चीज़ को आईने के सामने लाते हैं या खुद अपने आप को आईने के सामने ले जाते हैं तो अपने आप को आईने में देखते हैं। दरअसल हम अपने आप को जो आईने में देखते हैं या किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को आईने के सामने ले जाकर वहाँ देखते हैं और आईने में जो दिखता है वो उस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब होता है, इमेज। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, ये हमारा बोर्ड अगर आईना होता, कोई भी दर्पण, समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई भी दर्पण होता और इसके सामने कोई भी अगर मैं खुद आता या किसी ऑब्जेक्ट को रखता, इस ऑब्जेक्ट को जब हम इस आईने में देखते तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आईने में जो दिखता वो क्या होता? उसका प्रतिबिंब होता, उसका इमेज होता। उसको हम लोग इस हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से, मान लेते हैं कि कोई बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट है, तो किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद एक दूसरे से जिस बिंदु पे मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। चूँकि अवतल दर्पण होंगे तो अवतल दर्पण में ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उत्तल होंगे या समतल होंगे तो वहाँ पे मिलेंगी नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी और इसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे से मुख खींच के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे किरण आरेख देखते हैं, ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया, ये एक अवतल दर्पण है और ये इसके मेन एक्सिस हो गया, ये इसके पोल हो गए, ये फोकस हो गए और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ध्रुव फोकस वक्रता के। अब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यहाँ के ऑब्जेक्ट के
जो हाईएस्ट पॉइंट है मतलब शीर्ष है, वहाँ से एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दर्पण पे, और ये परावर्तन के बाद फोकस होके ही गुजरेगा। क्योंकि पिछले हम लोगों को फोकस क्या है, फोकस के डिफिनेशन में देखा था कि प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती है तो फोकस होकर ही जाती है ना। और दूसरी किरणें यहीं से चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र के लिए, और ये किरणें यहाँ से ऐसे मिल जाएगी, और ये यहाँ पे दोनों मिली, इसको हम क्या करेंगे, मेन एक्सिस से मिला देंगे, मुख्य से मिला देंगे, ये होगा हमारा इमेज। क्योंकि यहाँ पे क्या डिफिनेशन में है कि किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें, यहाँ पे ये बिंदु वस्तु है, इसे चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ दर्पण से परावर्तन हो रहा है और एक दूसरे से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस वस्तु के लिए इमेज है। इसी के यहाँ पे हम आगे लिखे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके लिए हम अगले दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में। ये इसके हो गए मेन एक्सिस, क्योंकि इसके ये पोल हो गए, और इसके जो फोकस होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, पिछले क्लास में जैसे कि बताए थे। ये एफ हो गए और ये हो गए सी, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रखें, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से क्या होती है, फिर इसकी हाइट जो पॉइंट होती है वहाँ से एक किरणें जो होती है फिर ये मेन एक्सिस के समांतर कहाँ दर्पण पे आती है, और ये यहाँ से क्या होगा, सीधा इस टाइप से परावर्तित हो जाएगा। लेकिन हम जब देखेंगे ये किरणें कि जा कहाँ रही, तो एक्चुअल ये किरणें ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है ना, रियली में नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस पे जा रही है। दूसरी किरणें यहीं से चलेगी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और चूँकि ये मतलब पारदर्शी है नहीं तो फिर ये इसी पे वापस लौट जाएगी। लेकिन इस किरणें को भी जब हम देखेंगे आगे को बढ़ा के तो ऐसा लगेगा ये किरणें भी रियली में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियली में नहीं मिल रही है ना। तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये इमेज हो गया, तो यहाँ पे लिखे मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देखते हैं दोनों फिगर के हिसाब से कि किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ भी दर्पण से परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी दर्पण से परावर्तन हो रहा है, एक दूसरे से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे रियली में दोनों एक दूसरे से मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे मिल नहीं रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों किरणें आपस में पीछे को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी, प्रतीत हो रही है। उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा मिला, इस पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, है ना। प्रतिबिंब के प्रकार, है ना। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होते हैं प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। दूसरा हमारा है काल्पनिक या आभासी। प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। यहाँ पे जो अवतल दर्पण में बन रहा है, यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, ये कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक, क्योंकि रियली में मिल रही है। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक बन रहा है। इसी डिफिनेशन में हम थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा चेंजिंग करके दोनों का अलग अलग डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देना हो तो हम लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे हटा देंगे, है ना। मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का
प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम हटा देते हैं यहाँ तक, तो ये जो डिफिनेशन है, यही डिफिनेशन हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का हो जाता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए इसको रखेंगे और यहाँ पे मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है इसको हटा देना है, मिलती को, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये हम हटा देते हैं यहाँ से इसको, तो फिर हमारा जो डिफिनेशन बच जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का। अब इसके अगले पॉइंट में एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें आज की क्लास में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण के सामने जिस आकार का, जिस साइज का वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा। प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा। मतलब जैसे जैसे हम दर्पण के नज़दीक ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी आगे की ओर रहेगा, जैसे जैसे इसको हम पीछे की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे की ओर जाएंगे। ये है समतल दर्पण के में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। जैसे 1 नंबर हो जाएंगे, प्रतिबिंब सीधा होता है ना। 2 नंबर, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब उसको घुमा देना है ना। क्या करना? घुमा देना। ऐसे जैसे हम दर्पण के सामने ऐसे खड़े होंगे तो फिर हमारा फेस ऐसे घूम के दर्पण में दिखेगा। तो पार्श्विक रूप के उल्टा का मतलब घुमा देना होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। तो ये है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसके अलावा भी और विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ विशेषताओं को लेके ऐसे एग्जाम में 2, 3 या मैक्सिमम 4 विशेषताएं ही पूछती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।